हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स हो गया सबका। उम्मीद करता हूँ सबने अपना अपना क्वेश्चन भी कर लिया होगा, न्यूमेरिकल वगैरह, और चैप्टर से कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, और जैसा कि आप लोगों ने 11th में हो सकता है ना पढ़ा हो, या मैं ध्यान रखूंगा। एक्चुअली हमारा दो चैप्टर है आपकी बार इनऑर्गेनिक में, और दो चैप्टर वो कौन कौन से हैं आपके, डी ब्लॉक है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दो तरह के चैप्टर हैं, और दोनों ही चैप्टर में आपके अगर 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना की बात की जाए, यानी वहां पे क्वांटम नंबर की बात की जाए, ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं तब तो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। ठीक है, हम कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना क्या करना है आपको ये वाली क्लास में। इस वाली क्लास में बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि जो मॉडर्न कंसेप्ट था एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, वो यानी परमाणु मॉडल का, वो क्या था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, और इसमें क्वांटम नंबर कैसे आप देखोगे क्या क्या बताते हैं इस पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह पे रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा कंसेप्ट। यानी इस वाली क्लास के बाद तो अगर आप ढंग से करोगे और जो जो चीजें मैं आप लोगों को कहूंगा याद रखने के लिए, अगर वो सारी चीजें आप कर लोगे ना, तो डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान देना। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो बीच में रोक के जरूर पूछना, क्लास खत्म होने पे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो। फिलहाल मैं बहुत एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा नहीं पढ़ा रहा आपको, बस केवल परमाणु मॉडल की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, वो मॉडर्न कंसेप्ट की, और यहाँ पे क्या है वो, तो थोड़ा सा थियरी देख लो इसका। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, तो श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण के हल ने बोह द्वारा प्रस्तावित सुनिश्चित वृत्ताकार पथों के स्थान पर सर्वाधिक संभावित क्षेत्रों की अवधारणा को जन्म दिया। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम यह नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट बिंदु पर मौजूद है, बल्कि हम नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में उन विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है, यानी अधिक होती है। अंतरिक्ष में इन सर्वाधिक संभावित क्षेत्रों को ही ऑर्बिटल कहा गया। यानी बोर ने क्या बताया था, बोर ने कहा था कि जो आपका नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, आपकी गोलाकार कक्षाएं होती हैं, और उन्हीं कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो श्रोडिंगर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो परमाणु मॉडल आपका गलत हो रहा था। तो यहाँ पे श्रोडिंगर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपका एक न्यूक्लियस होता है, यानी कहने का मतलब है ये अगर आपका क्या है, छोटा सा न्यूक्लियस है, तो एटम क्या होता है आपका, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। तो इस गोलाकार क्षेत्र में न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, संभावना ज्यादा होती है। यहाँ संभावना की बात की गई है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, जो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये बात कभी फिक्स नहीं की गई कि भाई यहाँ जाओ, इस एड्रेस पे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। यहाँ पे ये कहा गया कि भाई आप न्यूक्लियस के आसपास इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाओ, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है। अब जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उसे ही इन्होंने क्या कह दिया, ऑर्बिटल कह दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, तो जैसे अगर आपका कोई एड्रेस बताए कि भाई आप क्या हो, मुझे पता नहीं है, आप स्कूल गए हो, अब स्कूल के कौन से कमरे में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। बस मैंने एक संभावना दे दी कि हाँ, आपको अगर उनसे मिलना है तो आप स्कूल जाओ और स्कूल में मिल जाएंगे। तो ये मेरी एक संभावना है। लेकिन बोर ने क्या कहा कि बोर अगर कहता था तो वो बिल्कुल उसकी जगह फिक्स करता था, उसका एड्रेस बताता था
कि भाई आप यहाँ जाओ, इस क्लासरूम में जाओ, इस पर्टिकुलर डेस्क पे जाओ, यहाँ पे वो मिल जाएंगे। ऐसी ही बात उन्होंने इलेक्ट्रॉन की, जबकि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी चलता फिरता अगर पार्टिकल है तो उसकी एक पर्टिकुलर जगह बताना एकदम इम्पॉसिबल जैसा है, नामुमकिन है। तो यही बात श्रोडिंगर ने सही से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी उसकी जगह फिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, बस केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, बताया जा सकता है कि न्यूक्लियस के इस रीजन में, न्यूक्लियस से इतना दूर इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, उन सारे क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक एटम के अंदर पूरा जो गोलाकार क्षेत्र है, वो पूरा गोलाकार क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों से नहीं भरा है। उस गोलाकार क्षेत्र का कुछ कुछ हिस्सा कहीं कहीं पे बस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहीं कहीं पे होगा और कहीं कहीं पे नहीं होगा। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि एक ऑर्बिटल को नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी, सर्वाधिक हो। तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल का ये मतलब है। अब बच्चों अगर आगे चले हम यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो आपने किसी फॉरेन दोस्त को, यानी किसी दूसरी कंट्री में कोई आपका दोस्त रहता है और उसे आपको क्या करना हो, अपने घर का एड्रेस देना है और आप गांव में रहते हो, ठीक है। तो आप उसे कितने मतलब लाइक स्टेप में उसे समझाओगे कि वो आपके घर तक पहुंच जाए बिना पूछे, क्या करोगे? देखो, पहली बात क्या बताओगे उसे कि भाई आप इस पर्टिकुलर कंट्री कहाँ रहते हो, इंडिया में रहते हो। अच्छा, इंडिया में रहते हो तो उसे बताओगे तो वो इंडिया का नाम तो जान गया, लेकिन आपको पता है ना इंडिया कितना बड़ा है, तो क्या वो कहीं भी इंडिया में उतरेगा तो पहुंच जाएगा आपके घर? नहीं। आप उसे बताओगे कि इंडिया में, फिर उत्तर प्रदेश में आओ भाई। उत्तर प्रदेश बताओगे तो उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा। फिर आप उसे बताओगे कि भाई कहाँ जाओ, आजमगढ़ में जाओ। आजमगढ़ में जाओ भाई, तो आजमगढ़ में फिर आप उसे बताओगे अपने गांव का नाम, है ना। आप क्या करोगे, अपने गांव का नाम बताओगे, अपने गांव का कोई भी पर्टिकुलर नाम बताओगे। चलो गांव में भी क्या वो तुरंत ढूंढ लेगा आपको? नहीं। गांव में जाने के बाद आप उसे क्या बताओगे, अपने घर का नंबर बताओगे या गली नंबर बताओगे या अपने घर के आसपास कोई चिन्हित फेमस जगह का नाम बताओगे, है ना। जैसे गांव में काली माता का मंदिर हो गया, डी बाबा का मंदिर हो गया, या किसी का भी हो गया, है ना। आसपास के ऐसी जगह का नाम बताओगे, है ना। तो तब वो क्या करेगा, वहां पहुंचेगा। इसके बाद आप अपने घर का नंबर बताओगे, या वैसे गांव में तो लोग भाई हाउस नंबर या घर के नंबर से नहीं, पापा के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो आप अपने पापा या दादाजी का या किसी का नाम बताओगे, जिसके भरोसे वो पूछ के आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब अगर मैं ये बात करूं, तो आपके दोस्त को जब फॉरेन से आना था, तो आपने उसे कितने स्टेप्स में समझाया कि ऐसे ऐसे आपके घर पे पहुंचे। यही बात है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताना। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भाई अगर आपको क्या करना हो, लोकेट करना हो, तो आपको ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेप में बात करनी पड़ेगी। जैसे बेटा, ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बड़ा सा एक गोलाकार क्षेत्र है, इस गोलाकार क्षेत्र को छोटी छोटी क्या करेंगे, लेयर में बांट देंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे, और वो भी गोलाकार। जैसे सेब है ना, जब उसे छीलोगे ना, काटते हो ना, तो उसे थोड़ी थोड़ी ऐसे कि भाई ऊपर से एक लेयर हटा दी, फिर ऊपर से हटा दी, फिर ऊपर से हटा दी, ऐसे सोचो, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस से इतना दूर तक इतना मोटा लेयर होगा, वो एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया, पांचवा हो गया। ऐसे आप क्या करोगे, आप पूरे गोलाकार क्षेत्रों को बांट दोगे ढेर सारे कोष में। ये जो गोलाकार क्षेत्र को बांट रहे हो ना स्फेरिकली, गोलाकार फॉर्म में, आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष, यानी सेल हो जाएगा। अब ये अगर आपका कोष हो जाएगा, सेल हो जाएगा, अच्छा, अब सेल हो जाएगा तो ध्यान रहे,
तो यानी इस कोस से जोड़ दोगे क्या, एक नंबर n, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जैसे कंट्री का नाम बताया वैसे ही अब हम क्या करेंगे कि भाई हमने गोलाकार क्षेत्र को बांट दिया किसमें, बहुत सारे कोस में। कोस भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कोस को हम फिर क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड कर देंगे। कोस को हम आगे क्या कर देंगे, फिर से छोटे छोटे खंडों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। छोटे छोटे भाग में बांटोगे कोस को, तो कोस का क्या होगा फिर यहाँ पे, कोस का होगा सब कोस, यानी उपकोष की बात होगी। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, उपकोष की बात होगी। कोस के बाद क्या है आपका, उपकोष है। उपकोष के बाद भी आपको वो रीजन बड़ा लगा, वो रीजन बड़ा लगा यानी हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, तो उपकोष को आपने बांट दिया किसमें बेटा, ऑर्बिटल में। उपकोष में कितने बांटा, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में भी आप फिर बाद में गए तो आपने कहा कि भाई वो कैसे घूम रहा है, यानी यहाँ आपने क्या कर लिया, स्पिन की बात कर ली कि वो कैसे क्या कर रहा है, घूम कैसे रहा है, यानी स्पिन कैसे कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। अब जैसे भाई एग्जाम्पल ले लो, आप अगर यहाँ पे केवल नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम रहेगा, नहीं ना। इस एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। बस उसी एड्रेस की बात हम कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से कितना दूर, किस तरह से, किन किन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, अरेंज है। और आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, मतलब कि न्यूक्लियस से कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना दूर रखना है, यही सारी बातें आपको करनी है। समझ आ गई होगी बात, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया हो तो अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूं। एन जो है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या है, यह सेल या कोष का वर्णन करता है, ध्यान रहे। ऑर्बिटल के आकार को निर्धारित करता है और बहुत हद तक ऑर्बिटल की ऊर्जा भी तय करता है। तो इतना बात ध्यान रहे। और यहां से क्या बात निकालोगे कि ये जो एन है ये किसको बता रहा है बच्चों, कोष को बता रहा है, यानी सेल को। एक बात और ध्यान रखना कि जिस कोष की बात करोगे उसमें उतने ही क्या होते हैं, आपके उपकोष होते हैं। उपकोष का मतलब जैसे, जैसे क्या, जैसे ये कि भाई अगर पहले कोष की बात कर रहे हो तो उसमें केवल एक ही उपकोष होगा। अगर n इक्वल टू आप 2 यानी दूसरे कोष की बात कर रहे हो तो इसमें 2 उपकोष होंगे, कौन कौन से, s और p। इसी तरह से अगर तीसरे सेल की बात करोगे आप, तीसरे सेल यानी तीसरे कोष की, तो इसमें 3 उपकोष होंगे बेटा। 3 उपकोष कौन कौन से, एस पी और डी। अगर n इक्वल टू 4 की बात करोगे चौथे कोष की, तो चौथे कोष में 4 उपकोष होंगे, कौन से, एस पी डी और एफ। पांचवें की बात करोगे अगर कि पांचवें सेल में या पांचवें कोष में कितने उपकोष होंगे, तो पांचवें में 5 होंगे। इसका मतलब जितना आपका कोष का नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होंगे, उपकोष होंगे। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक कोष कितना उपकोष में बंटा हुआ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कहां से बेटा, एन से। तो एन से आपको क्या क्या पता चल गया, एन से आपको जैसे ही कोष नंबर पता चलेगा वैसे ही उसमें वो कोष कितना पार्ट में डिवाइडेड है, कितना पार्ट में बटा हुआ है, ये पता चल जाएगा। यानी उपकोष का नंबर भी पता चल जाएगा। और उन कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 2n² हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान देना आप। अब बात करनी है आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी ये उपकोष को बताता है। वो कोष को बता रहा था, ये किसको बताएगा बेटा, उपकोष को बताएगा। यानी यह उपकोष और ऑर्बिटल के आकार को निर्धारित करता है। nवें सेल में n उपकोष होते हैं, यानी n सब सेल होते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L होता है, ये कुछ हद तक ऑर्बिटल की ऊर्जा भी क्या करता है, निर्धारित करता है। एक सबसे जरूरी बात बच्चों यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये n बराबर क्या होता है, ये कहां से, n बराबर 0, n बराबर कह रहा हूं, L बराबर क्या होता है, 0 से लेके कहां तक होता है, n-1 तक होता है। मतलब कैसे,
नंबर पे चिपक जाना, बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी नंबर आपके लिए जाएंगे, संख्याएं जो भी यहाँ पे ली जाएंगी, उन सबको केवल चिन्हित किया जाएगा क्षेत्रफल को। यहाँ पे किसी नंबर से उसका मान निकालने की कोशिश मत करना कि भाई 0 है तो इसका मतलब क्या होगा। नहीं, 0 जस्ट एक सिंबल है, एक सिंबल है जो किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए किया जा रहा है यूज। अब जैसे यहाँ पे अगर पहले सेल की बात करूं n=1 की, तो इसमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। n=1, l की वैल्यू 0। आपको पता चला कि पहले कोष में केवल एक उपकोष है और उस उपकोष का नाम होगा क्या, 1s। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि l की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब होगा कि वो s होगा। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो चिपक जाना, केवल s उपकोष की बात की जा रही है। l की वैल्यू के बाद अगर यहाँ पे बात करूं l की वैल्यू 1 है तो समझ जाना p उपकोष की बात की जा रही है। l=2 है तो d की बात की जा रही है। l=3 है तो f की बात की जा रही है। l=4 है तो g की बात की जा रही है। एकदम चिपक जाना इन नंबर से। जैसे ही आपको l की वैल्यूज मिले वैसे ही आपके उपकोष का नाम पता चल जाना चाहिए। तो l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 1 तो p, l की वैल्यू 2 तो d, l की वैल्यू 3 तो f, l की वैल्यू 4 तो g। इतनी बात समझ आ गई होगी। पहले सेल में केवल एक ही उपकोष होता है और उसका नाम आपका s होता है। 1 इसलिए लगाया गया सामने कि ये पहले सेल का उपकोष है, भाई कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे n=, जैसे बेटा यहाँ पे 2 कहा जाएगा तो यहाँ पे l की दो वैल्यूज होंगी। l की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, देखो 0 से लेके कहां तक, n-1 तक। दो वैल्यूज कौन सी, एक होगा 0 और एक होगा l= क्या, 1 होगा। का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पे दूसरे सेल में आपके दो उपकोष होंगे। मैंने यही कहा ना कि जितना सेल नंबर उतना ही उसमें सब सेल होंगे, यानी उपकोष होंगे। तो दो उपकोष कौन कौन से होंगे, एस भी होगा और पी भी होगा। देखो आपका यहाँ पे l= जब 0 होगा, l= क्या होगा, l= जब आपका 0 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका 2s हो जाएगा। और l= जब आपका 1 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना आप इस बात को कि भाई ये दूसरे सेल में कितने उपकोष की बात की जा रही है। दूसरे सेल में दो उपकोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो s और p होता है। यानी l0 s को बताता है, l1 p को बताता है, यानी 2s और 2p। इतनी बात अगर समझ आ रही हो तो ध्यान देना। अगर n=3 हो जाएगा तो इसमें तीन उपकोष होंगे। कौन कौन से, l की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है और 2 भी होती है। जब l=0 होगा तो ये 3s को बताएगा, 1 होगा तो 3p को बताएगा और 2 होगा तो 3p को बताएगा। यानी आपको बात अब समझ आने लगी होगी धीरे धीरे कि हर एक सेल ढेर सारे सबकोष में डिवाइडेड होता है ना। सबकोष में डिवाइडेड होता है, इसका मतलब है भाई कि यहाँ पे n 3 है, मतलब 3 सब सेल होंगे, 3 उपकोष होंगे। 3 उपकोष कौन कौन से होंगे, एस, पी और डी होगा। भाई तीसरे सेल का उपकोष है ना ये, तीसरे सेल का जब उपकोष है तो भाई उसे पता तो चलना चाहिए देख के। अब ढेर सारे उपकोष लिखे होंगे, एस 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 ढेर सारा, कौन सा एस किसका है, भाई उसके सामने नंबर लिखा होता है, इससे पता चलता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है वही लिखी होती है, इससे पता चलता है कि ये इस सेल का उपकोष है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो अगर आपका यहाँ पे n=4 आ गया मतलब चौथे सेल की बात हो रही है, यानी चौथे कोष की। और चौथे कोष में 4 उपकोष होंगे। कौन कौन से 4 उपकोष होंगे, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0 से शुरू होगी, 0 से कहां तक, 1 2 3 तक। अब यहाँ पे 0 है भाई तो यहाँ क्या होगा, s होगा, लेकिन कौन सा, 4s होगा। यहाँ पे 1 है तो p होगा, यानी ये 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा। तो आप लोगों को बात इतनी समझ आ गई होगी। क्या आप लोगों को अब नाम पता चल जाएगा कि हर एक सेल में कितने उपकोष होते हैं और हर एक उपकोष का नाम क्या होता है। ये बात समझ आ रही है। अभी एक गोलाकार क्षेत्र को हम बांट रहे हैं, इसमें छोटे छोटे रीजन्स में, यानी ऑर्बिटल में, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संभावना ज्यादा है और जहां हम बता पाए कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रखना है, किस किस रीजन में। इतनी बात समझ आई, क्लियर हो सारे लोग, जल्दी बताओ।
अंशु, हर्षित, अर्चना, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब समझ आ रहा है तो थोड़ा और काम करते हैं इस पे, ध्यान देना। अभी ये गोलाकार क्षेत्र को हमने केवल क्या किया है, कोस में डिवाइड किया। कोस के बाद में हमने उन्हें क्या किया, सब कोस में बांटा। अब सब कोस को भी बांटेंगे ताकि एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच जाए। कैसे? अगला है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह ऑर्बिटल के अभिविन्यास को निर्देशित करती है। एल के एक दिए गए मान के लिए एम का 2l+1 मान हो सकते हैं जो ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि भाई जो एम है, एम ये बताता है कि जो आपका उपकोष है उसको और कितने क्षेत्र में आगे बांटेंगे। ठीक है, ये बात चल रही है। यानी आपने पहले एक सेल बांटा, सेल को उपकोष में बांट दिया, उपकोष को फर्दर हम ऑर्बिटल में बांटेंगे यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में। ठीक है, कैसे बांटेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा उपकोष कितने क्षेत्र में बटेगा? तो ये बात पता चलेगी m से, और m की वैल्यू बच्चों होती है -l से लेके कहां तक, +l तक। ये बात कैसे पता चलेगी, ध्यान से सुनो। अगर बच्चों यहाँ पे n = 1 हुआ तो आपको पता है ना l = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि n l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके कहां तक, n-1 तक होती है। ठीक है, तो n = 0, l = 0। ये किसको बता रहा है, ये s को बता रहा है, यही ना। l = 0 किसको बता रहा है, s को। यानी पहला सेल यानी पहला कोष और उसमें एक ही उपकोष, मतलब कोई है ही नहीं। और m की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी बच्चों, जब l पे डिपेंड करती है तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0। और पता है ये किसको बताएगा, ये पूरा ये बता रहा है आपका किसको, 1s को। कह रहा है कि इसमें बहुत सारे रीजन नहीं भाई, इसमें केवल एक ही रीजन होता है। जैसे ही m की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 केवल किसको दिखा रही है, एक रीजन को। यानी पहले सेल में हमने बहुत सारे रीजन नहीं बांटे, पहले सेल को एक ही सेल छोड़ दिया। दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरे सेल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी, और l की वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगी। आपको बात समझ आ रही है ना कि दूसरे सेल में दो उपकोष होते हैं। दो उपकोष कौन कौन से, 0 और 1। अब 0 है तो m की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 0 होगी, लेकिन m की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, इस उपकोष के लिए। इस उपकोष को बांटना है ना क्षेत्रों में, तो इस उपकोष के लिए m की वैल्यू होगी -1, 0 और +1। अच्छा, क्या पता चल रहा है इससे, इससे पता चल रहा है कि ये 3s है और s में केवल एक ही क्षेत्र होता है। s क्षेत्रों में डिवाइड नहीं होता, s में केवल एक ही क्षेत्र होता है। लेकिन p की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर मिले हैं आपको, 3 नंबर मिले हैं, मतलब ये किसको बताते हैं, 3p को बताते हैं। और 3p में हमने 3 नंबर बांट रखे हैं। 3 नंबर का मतलब है बच्चों, एक -1 है, एक 0 है और एक +1 है। इसका मतलब p को 3 क्षेत्र में बांटेंगे। 3 क्षेत्र कौन कौन सा होगा, 3px होगा, और 3p कह रहा हूं बच्चों, ये 2p है, 2p है, 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। क्या इतनी बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, कि p ऑर्बिटल जो है यानी p जो उपकोष है आपका, उस p उपकोष को 3 ऑर्बिटल में बांटेंगे, यानी 3 क्षेत्र में बांटेंगे। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद आप आगे आओगे, अगर n = अगर आपसे कोई कह देता है 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, l की वैल्यू 0 भी होगी, l की वैल्यू 1 भी होगी और l की वैल्यू 2 भी होगी। तो आप समझ गए होगे। यानी इसमें 3 उपकोष होते हैं, 3 उपकोष, हर एक उपकोष कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये बात समझ लेते हैं। l = 0 है बच्चों तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये केवल 3s को बता रहा है, यही ना, ये 2s था बच्चों, गलती मत करना, ये 3s है। 3s आपको पता चली गया है पहले ही कि 3s भाई क्षेत्रों में डिवाइड नहीं होता, 3s में केवल एक ही रहता है। लेकिन l = 1 है बच्चों तो m की यहाँ 3 वैल्यूज होंगी, -1, 0 और +1। इसका मतलब ये 3 क्षेत्र में डिवाइड हो रहा है। ये क्या है आपका, 3p है, और 3p है तो आपको पता चल गया कि ये 3 क्षेत्रों में डिवाइड होने वाला है। ये 3px, 3py और 3pz होगा। अब बच्चों l = 2 को देखते हैं। जब l = 2 को देखेंगे तो यहाँ पे m की 5 वैल्यूज होंगी,
कैसे कैसे, एकदम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करना। कहां से? -2, -1, 0, +1 एंड +2। बात समझ आई? -L से लेके कहां तक होता है? +L तक। तो नंबर सिस्टम पे आप जानते हो कहां से? -2, -1, 0, +1, +2, यानी 5 नंबर मिले। और 5 नंबर मिले ना, इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे? 5 रीजन होंगे। कौन कौन से 5 रीजन होंगे बच्चों? इसे 5 रीजन में बांट दो। कितने में? 5 रीजन में। 1, 2, 3, 4 और 5। हर एक रीजन को एक नंबर इसमें से कोई सा भी दे देना, कंफ्यूज मत होना कि सीक्वेंस में देना है। बस वो पांचों नंबर किसी भी एक क्षेत्र को दे के क्या कर देना, उसका नाम रख देना इस नंबर से। ठीक है, कि इस घर का नाम ये है, इस घर का नाम ये है, इस घर का नाम ये है। समझ गए? आपको बात समझ आ गई होगी कि भाई आपका जो एन है वो किसी देश में पहुंचा दिया, और जो आपका एल है वो आपका स्टेट में पहुंचा दिया, और इसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ पे, जो एम है वो आपके गांव तक पहुंचा दिया। एम गांव तक पहुंचा दिया। अब आप इसमें आप घर ढूंढ लो अपना। ठीक है, तो ऐसे करके आप चीजें सीखोगे। यानी डी वाली ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो ये कौन सा है बच्चों? L=2 है ना, तो ये क्या है आपका? 3D है। ये तो 3P था। 3D में कितने बाई होते हैं? 5 रीजन, 5 क्षेत्र डिवाइड होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब मैं आपको अगर ये सारी चीजें समझा चुका हूं, तो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। यहां ध्यान देना, क्या क्या काम करना है आपको। जैसे L=, अगर बच्चा यहाँ पे 4 आ जाता, तो 4 आते ही आपको पता चलता कि L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 1 होगी, L की वैल्यू 2 होगी, और L की वैल्यू 3 भी होगी। अब M की वैल्यू क्या क्या होगी? यहाँ पे M की वैल्यू 0 होते ही पता चल गया ये 4s है। ये L=1 है, तो M की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, 0 और +1। इसका मतलब इसमें क्या आ गया आपका? 4p आ गया। यहाँ पे बच्चों M की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, -1, 0, +1 एंड +2। यहाँ पता चल गया आपको कि ये क्या है आपका? 4D है। इसकी बात अगर करें तो M की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। यानी टोटल कितनी बच्चों? 7 वैल्यूज, यानी ये आपका आ गया 4। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा, मतलब आपका उपकोष कितने क्षेत्र में बटेगा, कितने ऑर्बिटल में। 4s में केवल एक ही, 4p में आपको 3 बांटने हैं, यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। 4d की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या क्या? 5 ऑर्बिटल होते हैं। f की बात करें तो इसमें कितने होते हैं बच्चों? इसमें 7 होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसमें 7 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, और इसमें 2 होते हैं। अब ध्यान से कनेक्ट कर देना सब कुछ। एक पूरा सेल था, एक पूरा क्या था? गोलाकार एटम था। एटम में एक न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाद मैंने हर गोलाकार क्षेत्र को ऐसे अलग अलग मोटाई में मैंने क्या कर दिया? इसे बांट दिया। जो जो बांटा मैंने उससे क्या कह दिया? सेल कह दिया। सेल को मैंने कहा बहुत बड़ा हो गया, तो इसे और छोटे छोटे क्षेत्र में बांटते हैं। छोटे छोटे और क्षेत्र में बांटा तो उसे हमने क्या कह दिया? उपकोष कह दिया, यानी सबसेल। अच्छा, सबसेल भी बड़ा लग रहा था, उस सबसेल को यानी उस उपकोष को हमने फिर से छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा, जिसे हमने क्या कहा? ऑर्बिटल कहा। जैसे चौथे सेल को हमने 4 उपकोष में बांटा। कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f में। और फिर हमने देखा कि ये उपकोष बड़ा है, इसलिए फर्दर इसे हमने क्या किया बच्चों? बांट दिया किसमें? ऑर्बिटल्स में। अब 4s एक ऑर्बिटल है, 4p में 3 ऑर्बिटल हैं, 4d में 5 ऑर्बिटल हैं, 4f में 7 ऑर्बिटल हैं। अब ये जितने छोटे छोटे क्षेत्र हमने बांट के बना दिए, हर सेल को उपकोष में बांटा, कोष में बांटने के बाद ऑर्बिटल में बांटा, तो ऐसे आप सोचो कि छोटे छोटे बहुत सारे रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो गए हैं? फैले हुए हैं। अब उन रीजन्स को, यानी वो जो आपके क्षेत्र हैं, उसको ऊर्जा के फॉर्म में, यानी ऊर्जा के ऑर्डर में क्या करेंगे हम बच्चों? ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में कैसे रख पाएंगे भाई? आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा नंबर को बढ़ते घटते क्रम में रखना। वैसे ही हमें क्या करना है कि ये जितने क्षेत्र हमने बांट दिए हैं, हमने क्या क्या बांटा? हमने बहुत सारे क्षेत्र बांट दिए। हमने बहुत सारे क्षेत्र कौन कौन से बांट दिए बच्चों? हमने पहले में 1s बांट दिया, 2s 2p हो गया, 3s 3p हो गया,
ठीक है, 3d हो गया, 4s 4p 4d 4f हो गया, ऐसे 5s 5p 5d 5f आ जाएगा। यानी ऐसे ढेर सारे रीजन बांट दिए। अब ये जितने हमारे क्षेत्र है ना, जितने ऑर्बिटल्स हैं, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा के ऑर्डर में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमें इसे क्या करना होगा, लिखना होगा। और जब हमें पता चल जाएगा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखने के बाद, तो हम आराम से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो कम ऊर्जा का क्षेत्र होता है, कम ऊर्जा का ऑर्बिटल होता है, उसे देते हैं। जैसे जैसे वो भरता जाता है, हम बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इन सारे क्षेत्रों को हम ऊर्जा के क्रम में लिखेंगे कैसे। क्या यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ बच्चों। क्या यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? बिल्कुल ठीक। अगर यहां तक बिल्कुल ठीक है तो बस एक चीज समझो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाते हैं आगे। बच्चों एक होता है इसमें क्या, एम एस, यानी या फिर केवल ऐसे ही कह लो, ये होता है स्पिन क्वांटम संख्या। अब ये जो हमने क्षेत्र बांटे थे ना, जैसे यहाँ पे एस था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, दो इलेक्ट्रॉन, एक चलता है क्लॉकवाइज और एक चलता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक घड़ी की दिशा में चलता है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका रोटेशन होता है, इनका स्पिन होता है। ठीक है, कि कैसे घूमते हैं। एक ही आपके ऑर्बिटल में, एक ही क्षेत्र में दो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए इनकी दिशाएं हमेशा क्या होती हैं, अलग होती हैं। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक उल्टी दिशा में क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके अधिकतम कितने, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने छोटे छोटे रीजन बारे, हर रीजन में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन दो दो इलेक्ट्रॉन को भरते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों यहाँ पे होता है प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ हो जाएगी, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस हाफ। यानी इसके लिए 1/2 माइनस का, 1/2 प्लस का, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वैल्यू। ठीक है, ताकि एड्रेस दोनों का सेम कभी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करनी है हम लोगों को क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को कुछ चीजें हैं, आप जानते हो। एन क्या बताता है, कोष को बताता है, 1 2 3 4 कोष का नाम हो गया। एल आपका सबसेल यानी उपकोष को बताता है, जो जानते हो 0 से लेकर n-1 तक होता है। एम की वैल्यू -L से +L तक होती है। एस की वैल्यू वो होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों बाउंड्री सरफेस डायग्राम, यानी सीमा सतह आरेख की। और मैं ये बात जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ध्यान से देखना। जब इन सारे क्षेत्रों को बनाया गया, ट्रेस किया गया स्पेक्ट्रोग्राफिक स्टडी से, रेडिएशन भेज के, तो जो एस ऑर्बिटल है आपका, जो यहाँ पे क्या है बच्चों, एस उपकोष है, एस ऑर्बिटल, उसका क्षेत्र कैसा मिला, स्फेरिकल मिला। जो पी ऑर्बिटल है बच्चों, जो पी ऑर्बिटल है आपका, इसका शेप आपको कैसा मिला, डम्बेल शेप मिला। कैसा मिला, डम्बेल शेप मिला। ठीक है, यानी जो डी ऑर्बिटल है बच्चों, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो बच्चों क्या है, पांचों का अलग अलग है। जैसे पी का 3 है, क्या क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहाँ क्या क्या हो जाएगा, पी का अगर ऐसे बात करोगे 3 डायमेंशन में होगा, तो यहाँ पे एक ऐसे मिलेगा, और ये अगर आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो ये क्या है आपका पी एक्स हो गया। अगर बच्चों ये जो आपका क्या है, डम्बल शेप, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यानी लोब, अगर ये वाई पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका ये क्या हुआ, अगर ये आपका सपोज करो ऐसे, ये सपोज करो जेड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। यानी इसमें जो तीन आपके क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं,
वो तीनों से एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पे बंटे होते हैं। जैसे आपके घर की दीवार होगी, आप एक कोने को उठा लो तो ऊंचाई के ऊपर pz और एक तरफ आपका py और एक तरफ px, यानी ऐसे 3 ऑर्बिटल्स आपके होते हैं। ये तो p की बात कर ली हमने। d के शेप में दिखा देता हूं कैसे होता है। d में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz और dzx। एक होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करें सबके शेप की, तो यहाँ ध्यान देना, अगर 3 डायमेंशन है आपका बच्चों, यहाँ पे जो क्या होगा आपका प्लेन होगा, जो सतह होगी, यानी अगर ये एक्स वाई सतह है तो इसमें एक अगर आपका ये ऐसे लोब इसका प्रेजेंट है बच्चों, ये वाला, तो ये आपका dxy हो गया। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर ये आपका yz है, yz है, इसमें अगर आपका एक लोब प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, तो ये dyz हो जाएगा। और अगर बच्चों ऐसे है और यहाँ पे सपोज करो x है और यहाँ पे सपोज करो z है, एक आपका कौन सी सतह में हो, zx में हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और बचा हुआ है आपका कौन सा, अगर ये सपोज करो ये आपका x है और ये अगर y अक्ष है, तो यहाँ पे एक ऐसे है आपका, ठीक है, और एक ऐसे है बिल्कुल, यानी एक बिल्कुल x एक्सिस पे और एक बिल्कुल y एक्सिस पे है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक बच्चों जो आपका z वाला है, अगर ये आपका z एक्सिस है, तो ये एक ऐसे है और इसके चारों तरफ एक क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिंग बनी हुई है, तो ये आपका क्या है, dz स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये जो मैंने 5 ऑर्बिटल बनाए हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो शेप है, आकार है, ये जरूर याद रखना। बिना याद रखे आपको काम चलेगा नहीं। अब आपको देख रहे हो एक बिल्कुल एक्स वाई पे है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जो बिल्कुल जेड पे है वो डी जेड स्क्वायर है, और 3 जो आपके बीच बीच में प्लेन पे हैं वो आपके क्या है, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई, ये सारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तो डी की बात हो गई, एफ की जरूरत नहीं पड़ती आपको आकार की, तो इतना काम आप करना बस। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं किस पे, इनके ऑर्डर कैसे रखेंगे। ठीक है, इनके ऑर्डर कैसे रखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो भाई थोड़ा काम हमें और करना है। अब हम पहले डिसाइड कर लें कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ आगे बढ़ोगे तो उससे पहले आपको ये जितने भी क्षेत्र आपने बांटने हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स आपने बांटे हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे बेटा, इन सारे ऑर्बिटल्स को आगे लेके चलेंगे किसकी तरफ, एनर्जी के ऑर्डर में, ऊर्जा के क्रम में लिखना है। ऊर्जा के क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक रूल होता है N+L नियम। N+L नियम के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको ऊर्जा के ऑर्डर में बांटेंगे, ऊर्जा के क्रम में रखेंगे। कैसे रखेंगे भाई, जब पहले कक्षा की बात करेंगे, पहले कोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है आपका 1s है, और जब दूसरे कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, 2s भी है और 2p भी है। जब तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 उपकोष, कौन कौन से, 3s 3p और 3d। जब n=4 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। इतनी बात समझते हुए चलना ध्यान से। और जब बच्चों यहाँ पे 5वें कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5s 5p 5d 5f और 5g, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखना ध्यान से, 118 एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहां पे जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। n जब 6 आएगा बच्चों तो ये हो जाता है आपका 6s 6p और 6d। f की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की, मैं बताता हूं कैसे नहीं पड़ेगी। और जब n=7 आएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 7s और 7p। इतने की जरूरत पड़ती है, कैसे पड़ती है वो बात आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। N+L रूल का यहाँ पे पता चलता है इससे कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी कम है। कैसे पता चलेगा, देखो N+L। अब बच्चों जो सामने नंबर लिखा हुआ है वो n लिखा हुआ है,
और जो ऑर्बिटल s है, p है, d है, f है, उससे आपको l की बात पता चल जाएगी। पता है ना आपको, l इक्वल टू 0 मतलब s, l इक्वल टू 1 मतलब p, l इक्वल टू 2 मतलब d, और l इक्वल टू 3 मतलब f। तो अब यहां पे देखो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे बच्चों 2 प्लस 0 मतलब 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। पता है ना कैसे लिख रहा हूं, p है तो 1 होगा, p है तो 1 होगा, तो इसलिए 2 प्लस 1। 3s है तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 3। p में 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 4। d में 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5। 4 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 4। 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 5। 4 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 7। क्या ये बातें आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं कैसे लिख रहा हूं मैं नंबर ये सारे। तो सामने जो नंबर लिखा है वो n है, और जो ऑर्बिटल्स का नाम लिखा हुआ है उससे एक नंबर मिल रहा है, और वो क्या है आपका, वो आपका l हो गया। दोनों को जोड़ के आपको क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते थे। यहाँ पे 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 6 प्लस 0 ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 प्लस 1 ये आपका 7 हो जाएगा। 6 प्लस 2 ये आपका 8 हो जाएगा। 7 प्लस 0 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 8। क्या बच्चों ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कहीं से भी कुछ भी अगर दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे इन नंबर्स को लिखते टाइम, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। ध्यान देना, अब क्या करना है आपको, ऊर्जा के क्रम में सारे ऑर्बिटल्स को लिखना शुरू करना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे कम किसका आया है 1 आया है, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा 1s लिखा जाएगा। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, देखो अब 2 आया है और कोई नंबर 2 नहीं है ना, 2 आया है। 2 किसके लिए आया है 2s के लिए आया है। अब आएगा 3। 3 नंबर देखो किसके लिए है 2 के लिए है। 3 नंबर किसके लिए है 2 के लिए है। और जब 3 नंबर बच्चों यहाँ पे 2 के लिए है, तो अब आपको कुछ बात समझ आई होगी कि भाई इन दोनों में से किसका ज्यादा है किसका कम। तो तुरंत आप इनके सामने का नंबर देखना, देखो ये 2 है और ये 3 है, जिसका नंबर कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और जिसका ज्यादा उसका ज्यादा। इसका मतलब आप पहले क्या लिखेंगे 2p लिखेंगे, यहाँ पे 2p लिख देना। 2p के बाद क्या लिखोगे बच्चों 3s लिखोगे। अच्छा 3s हो गया। अब बच्चों 4 की बात करेंगे, 4 के लिए 2 है, देखो 4 के लिए क्या है 2 है। कौन कौन से 3p है और 4s है भाई, लेकिन नंबर किसका कम है 3p का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4s लिखेंगे। अब बच्चों इसके बाद देखो 5 पे जाएंगे। 5 के लिए देखो 2 नंबर है, कौन कौन से, 5 के लिए 3d भी है और 5 के लिए क्या है 4p भी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे, हम लिखेंगे 3d और फिर लिखेंगे क्या 4p। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब जाएंगे 6 के लिए, देखो 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। और बच्चों 5 आपका और कहीं है, 5 आपका एक जगह और है आपके। अभी हमें किस पे जाना है 5 पे जाना है, 6 पे नहीं। 5 पे जाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो 5 पे आपका क्या था 3d था, 4p था और क्या था आपका 5s था। अब इन चीजों में जाएंगे तो भाई आपने यहाँ कहाँ तक भर दिया 4s भर दिया, 3d भर दिया, अब 5s भर देंगे। यहाँ पे क्या भर देंगे 5 4p हो गया, अब 5s भर देंगे। 5s के बाद क्या भरेंगे 6 पे जाएंगे। 6 के लिए 3 नंबर मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे ध्यान देना, एक नंबर तो 4d हो गया, एक नंबर आपका 5p हो गया और एक नंबर आपका 6s हो गया। अब इनको जिसका नंबर कम है उसके हिसाब से भर देंगे। तो देखो पहले क्या आएगा आपका 4d आएगा, तो पहले यहाँ पे 4d भर देते हैं।
और इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 5s आएगा, 5s कह रहा हूँ, क्या आएगा 5p आएगा, देखो 5p भर देना। और इसके बाद क्या आएगा आपका 6 किसका है, और 6s है यहाँ पे, तो 6s भर देना। ठीक है, 6s भरने के बाद आप बच्चों जब 7 पे जाओगे तो 7 देखो किसका मिल रहा है, 4f का मिल रहा है, तो 4f भर देना। फिर 7 किसका मिल रहा है, 5d का मिल रहा है, तो 5d भर देना। और फिर आपका किसका मिल रहा है, 7 आपको p का मिल रहा है, तो यहाँ पे 6p भर देना। फिर आ जाना किस पे, 7s पे, 7s पे आ जाओगे बच्चों, तो 7s पे आते ही आपका अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब 8 पे चले जाना, 8 पे 3 नंबर मिलेंगे आपको, देखो 5f मिलेगा, 6d मिलेगा और 7p। तो यहाँ पे भर देना 5f 6d और फिर यहाँ पे 7। तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई कि ऑर्बिटल्स को भरना कैसे है, यानी ऊर्जा के क्रम में लिखना कैसे है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऊर्जा के क्रम में लिख लेंगे। अब अगर ये बात समझ आ गई तो मैं इसे थोड़ा और आसान कर देता हूं। कैसे आसान करूंगा, ध्यान देना बहुत जल्दी। देखो 1s लिख देना, 2s 2p लिख देना, 3s 3p और 3d लिख देना, 4s 4p 4d और 4f लिख लेना। फिर यहाँ पे 5s 5p 5d और 5f लिख लेना। फिर यहाँ पे 6s 6p और यहाँ पे 6d लिख लेना। फिर यहाँ पे 7s और 7p लिख लेना। अब नंबर भरना कैसे बेटा, यहाँ पे तो नंबर यहाँ पे भरना ऐसे है कि पहले आपका क्या भरा जाएगा, s भरा जाएगा, फिर आपका क्या भरा जाएगा, फिर आपका 2s भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाएगा 2p भरा जाएगा, 2p के बाद क्या भरा जाएगा 3s भरा जाएगा, और फिर 3s के बाद क्या भरा जाएगा 3p भरा जाएगा, 3p के बाद क्या भरा जाएगा 4s भरा जाएगा, फिर 4s के बाद 3d भरा जाएगा, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या होगा आपका 4d भरा जाएगा, 4d के बाद ये, इसके बाद ये, यानी आप देखोगे पीछे से इलेक्ट्रॉन भरना इन एरो पे, और फिर इस पे यहाँ आ जाना, फिर यहाँ आ जाना, फिर यहाँ और फिर यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पीछे से भरना, फिर इसमें इसमें और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना। आपको याद रहेगा अब ये चीज कि नहीं आता है आपको कि ऊर्जा का क्रम क्या है, तो ये बनाना और यहाँ से पता कर लेना कि कैसे भरना है। मैं एक दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दूं क्लोरीन का, जिसका होता है 17, क्लोरीन का 17 होता है ना। कैसे लिखेंगे पहले ये देखो, पहले लिखेंगे 1s। अब बच्चों यहाँ पे कैसे पता चलेगा, आपको पता है ना कि s में केवल एक ही ऑर्बिटल था, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल थे बच्चों, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, d में आपके कितने थे 5 ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, f में कितने ऑर्बिटल थे 7 थे, तो इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन। यानी s में बहुत अधिकतम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अब देखना ध्यान से, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1s की घात पे लिखेंगे हमेशा, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला कौन सा आएगा 2s आएगा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p आएगा, 2p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। गिनते भी रहना कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, कितने बचे हुए हैं। देखो 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे हुए कितने हैं 7 हैं। आगे चलते हैं, 2p भर दिया, इसके बाद आएगा आपका 3s, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए, बचे कितने बच्चों 5 है। 3s के बाद आपका आता है 3p, 3p में भरते 6 हैं लेकिन आपके पास बचा केवल कितना है 5 है, तो जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ वहीं पे छोड़ दो। ये हो गया 3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, क्लोरीन का। कुछ और कंसीडर करूं, चलो यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं बच्चों मैंगनीज, इसका होता है कितना 25, इसका कितना होता है 25 होता है। यहां पे भरेंगे 1s2 बच्चों एक पे, अब यहाँ पे इसके बाद 2s आएगा, इस पे 2 हो जाएगा, 2p आएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3s आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखोगे ये 12 हो गए, 3p हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 18 हो गए, गिनते भी रहना 18 हो गए। फिर यहाँ पे 4s आएगा, इसमें 2 हो गए,
20 हो गए। अच्छा 4s के बाद आप देखो क्या आता है, 4s यहाँ पे है, इसके बाद 3d आता है, तो 3d लिखोगे यहाँ पे। 3d में आपके बचे कितने, 20 तो हो गए हैं, 5 ही बचे ना, तो 5 यहाँ लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3d 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसका, मैंगनीज का। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अंशु, अर्चना, कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहाँ पे, समझ आ रहा है ना कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बिना ये आप जानते हो ना पूरी केमिस्ट्री बेकार है। ठीक है, चलो तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और एलिमेंट्स की। जैसे बेटा क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन होता है आपका कितना, 35 होता है। ठीक है, 3-4 का मैं कर देता हूं, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। ब्रोमीन अगर 35 होता है तो यहां ध्यान देना, ब्रोमीन 35, तो यहां भरोगे 1s2, 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2s में 2 हो जाएगा, 2p में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3s में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक हो गए 12। ठीक है, यहाँ पे हो गए 12। अब यहाँ पे 3s के बाद क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 20। इसके बाद बच्चों 3d पे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 3d के बाद आपका आता है 4p, और 4p में हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा 35। तो ये सब तो ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो मैं एक चीज बता देता हूँ बस, वो जैसे आपका क्रोमियम का होता है कितना, 24, और कॉपर का होता है कितना, 29। यहाँ पे आधा भरा जो सबसे आधा भरा जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो आपका क्या होता है यानी अस्थाई होता है, और जो पूरा भरा होता है वो अस्थाई होता है, किसके कंपेयर में, जो कहीं थोड़ा थोड़ा भरा होता है, यानी पूरी तरह से नहीं भरा होता, आंशिक भरे हुए से। जैसे क्रोमियम का भरोगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p6। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 4s1 और 3d5। यहाँ ध्यान रखना, s में एक ही भरते हैं और d में 5 भर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, कहते हैं कि आंशिक भरे हुए से आधा भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है। इसी तरह से यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है बच्चों, 2p6 और 3s2 और 3p6 होता है। यहाँ पे 4s1 और 3d क्या होता है, 10 होता है। तो ये पूरा भरा हुआ क्या होता है, ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है, ये दो ध्यान रखना, यही दो आपके क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आ गई है तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों को सबसे जरूरी जो बात सीखनी है वो है केटायन और एनायन की, यानी धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हो, सारी गलतियां यही होती हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि Fe3+ या Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, या फिर आपसे कोई कह दे कि भाई कॉपर का क्या बता दो, 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। ठीक है, या किसी ने कह दिया कि यहाँ पे क्लोरीन -1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, तो कैसे बताओगे। तो आयरन का होता है वैसे, आयरन का क्या होता है बच्चों, 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, और यहाँ पे 3d6 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है आपको, Fe2+ का लिखना है। Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा बाहर वाले में से निकालते हैं, अंदर वाले में से कभी नहीं। ऐसा कभी दिमाग में मत ले लेना कि 26 है, 2+ हो गया, 2 कम कर दो 24 हो जाएगा, और 24 का कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करना, फिर जितना प्लस चार्ज लगा है उतना इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन बिल्कुल बाहर वाले से निकालना। तो क्या करोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में कितने हो जाएंगे 0, और 3d में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ऐसे करोगे। Fe3+ अगर कहेगा तो आप सब कुछ सेम रखना यहाँ पे, बस यहाँ पे 4s 0 और इसे 3d 5 कर देना। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना d में से। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे आपका क्लोरीन का कहता है, ऐसे कॉपर का करना बिल्कुल सेम तरीके से। यहाँ पे अगर कोई कहता है क्लोरीन का, तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है ना बच्चों,
3p5 तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, ये क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। तो एनायन में तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए जाना और कैटायन में पहले कर लेना फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन कम करना। ऐसे तो आप क्या करते हो, आप धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना? बस 2 मिनट लूंगा आप लोगों का और सारी चीजें अब यहाँ पे खत्म करूंगा। अब एक दो बातें और बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ध्यान देना। यहाँ पे आप बाउ का सिद्धांत था जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके बाद जब पूरा ऊर्जा वाला ऑर्बिटल भर जाए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी उच्च ऊर्जा वाले में जाते हैं और उसे भरना शुरू करते हैं। ऐसा तभी करेंगे जब निम्न ऊर्जा वाला पूरा भर जाएगा। इसके बाद बच्चों पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों के स्पिन क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें हुंड के प्रिंसिपल के हिसाब से, तो यहाँ कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल एक ही सबसेल में इलेक्ट्रॉन युग्मन यानी पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ना ले ले। ठीक है, ये बात क्या कह रहे हैं, यही बात आप समझ लो, इसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो क्या कह रहा है ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि नाइट्रोजन और एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना, 7 होता है। अब अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो 1s2 2s2 और 2p3 भरोगे, यही तो हो जाएगा 7। लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब हम इसे बिल्कुल जूम करके देखें तो जो आपका यहाँ पे ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा गया होगा। तो 1s में तो बच्चों एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिए होंगे। 2s में बच्चों क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया होगा, ये 1s है और ये 2s है। लेकिन जब बच्चों 2p की बारी आई होगी तो 2p में क्या हुआ होगा, 2p में भरना 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया होगा इन्होंने, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिर एक इसमें और फिर एक इसमें। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा बेटा तब तक हम पेयरिंग नहीं करते। ये वाला भरना गलत होगा बिल्कुल, कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले मैं इसमें 2 भर दूं और इसमें ये गलत है और ये वाला तरीका आपका सही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ ध्यान देना, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो यहाँ पे होता है कितना, 8 होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। 1s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, लेकिन जो 2p आएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, इसमें एक एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आया है तो बिल्कुल आप अच्छे से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसके बाद अब हमें इतना आ गया है कि हमें किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, चाहे वो डी एंड एफ ऑर्बिटल हो और चाहे वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक्स हमने सीख लिया है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, सही से कर लेना, फिर अगली वाली क्लास यानी कल से हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? और बच्चों ना पता है आपका जो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहां से अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा। वहां पे सारी इस बैच की इंफॉर्मेशन वगैरह और टाइमिंग वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है क्लास बिल्कुल फ्री है, तो ये थोड़ा और भी बच्चों को बताओ, चीज़ों को करो। और दूसरी बात, आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह का कुछ रहता है तो बेटा नीचे लिंक में आपको ड्राइव का लिंक होता है, वहाँ से क्लिक करके आप अपना नोट्स वगैरह बनाते रहो साथ साथ। आपको पता है ना कि सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप आओगे ना तो दूसरे के पढ़े हुए नोट्स, लिखे हुए नोट्स आपको काम नहीं आते। तो आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, जो आपको हमेशा पता रहेगा, काम आएगा। ठीक है, इसलिए लिंक से आप वहाँ से देख लिया करो चीज़ें, मैं सारा डाल देता हूँ क्लास का, और वहाँ से आप अपने नोट्स वगैरह डेली बेसिस पे बनाते रहो। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो और डाउट्स लेते रहो। जब तक डाउट्स नहीं लोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे, पूरा पढ़ाया हुआ बेकार रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।